हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। हम समझ रहे हैं 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है जैव विविधता का संरक्षण। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और आज हम इसका दूसरा भाग समझने वाले हैं। पहले भाग में हमने ये देखा था कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के अलग अलग स्तर कौन कौन से हैं, जैव विविधता का पर्यावरण और मानव के लिए क्या महत्व है और जैव विविधता को अलग अलग किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं और इनके नुकसान के मुख्य कारण क्या है। आज की क्लास में हम यह समझने वाले हैं कि जैव विविधता को किन किन तरीकों से बचाया जा रहा है, किस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रकार की योजनाएं और संस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो समझते हैं जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है। हमने देखा था कि जैव विविधता का महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे मानवों के लिए बात की जाए चाहे पर्यावरण के लिए बात की जाए। तो इतने ज्यादा महत्व होने के कारण हमें जैव विविधता को बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैव विविधता का संरक्षण निम्न के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन इन चीजों के लिए हमें जैव विविधता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्रजाति की आनुवांशिक विविधता को नष्ट होने से रोकने के लिए हमें जैव विविधता को बचाना होगा। ये अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सेवाएं भी हमें देते हैं जो कि हमने पहले भाग में समझ लिया था। इसके अलावा स्पीसीज को विलुप्त होने से बचाना होगा और पारितंत्र को नष्ट होने से बचाना होगा। तो हमें जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से दो तरीके से कार्य किया जा सकता है, दो प्रकार की कार्य नीतियां हैं। एक तो निज स्थानिक संरक्षण और दूसरा है पर स्थानिक संरक्षण। नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा, निज स्थानिक संरक्षण मतलब जानवरों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का उनका जो खुद का स्थान है, मुख्य रूप से जो वन और जंगल वाला चित्र है वहीं पर उन्हें बचाना क्या कहलाता है, निज स्थानिक संरक्षण कहलाता है। और यदि इन जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को इनके खुद के घर से बाहर निकालकर किसी बाहरी क्षेत्र में इनको बचाया जा रहा है, जैसे कि चिड़ियाघर है, मछली घर है, इनमें इन्हें लाकर बचाया जा रहा है, तो इस प्रकार की कार्य नीतियों को बोला जाता है पर स्थानिक संरक्षण कार्य नीतियां। तो निज स्थानिक संरक्षण कार्य नीति क्या होती है, पौधों और प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना। जैसे कि आप राष्ट्रीय उद्यान में गए होंगे, वन्य जीव अभयारण्य में घूमने गए होंगे, बायोस्फीयर रिजर्व देखने गए होंगे, तो ये चित्र क्या है, ये निज स्थानिक मतलब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के खुद के घर ही है, उनके प्राकृतिक आवास ही है, उन्हीं में उनको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। और दूसरे प्रकार का संरक्षण नीति है पर स्थानिक संरक्षण नीति या पर स्थानीय संरक्षण नीति। इसमें इन पादपों, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर कहीं और ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे कि चिड़ियाघर है, मछली घर है, ये पर स्थानिक संरक्षण क्षेत्र है। तो सबसे पहले निज स्थानिक संरक्षण क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। जैसे कि असम में काजीरंगा अभयारण्य है, यहां पर एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण करने के बहुत ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। असम में ही मानस अभयारण्य है, यहां पर भी आपको एक सींग वाले गेंडे और जंगली भैंस मिल जाएंगे, इनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। गुजरात में है गिर वन जो कि एशियाई शेर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एशियाई शेर का यहां पर संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा यहां पर चीतल, सांबर ऐसे बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटक का जो बांदीपुर अभयारण्य है वो हाथी, लंगूर, बाघ इनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। केरल का जो पेरियार अभयारण्य है वो हाथी, हिरण, बाघ, सांबर इनके संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघ के संरक्षण के लिए, तेंदुओं के लिए, जंगली कुत्तों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और उत्तराखंड का ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है बाघों के संरक्षण के लिए। यानी कि यदि आप अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों को उनको प्राकृतिक आवास में ही बचा रहे हो कुछ संरक्षण क्षेत्र स्थापित करके, तो इन्हें बोला जाता है निज स्थानिक संरक्षण क्षेत्र। निज स्थानिक संरक्षण क्षेत्रों में आता है दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिन्हें बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व जोन।
तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। तो बात की जाए कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब शुरू किए गए थे? 1975 के आसपास। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? यूनेस्को के एक मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इस अवधारणा को शुरू किया गया था। भारत में करीब करीब 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसमें फेमस है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन 3 राज्यों की बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा सिक्किम वाले क्षेत्र में कंचनजंगा बहुत ज्यादा फेमस है, नंदा देवी है उत्तराखंड में। ऐसे करीब करीब भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि किस उद्देश्य से बनाए गए? पारितंत्र और इनके आनुवांशिक पदार्थों के संरक्षण के लिए। इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कोर, बफर एवं ट्रांजिशन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है। एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसका जो बीचों बीच वाला हिस्सा है वो कोर क्षेत्र कहलाता है। तो कोर क्षेत्र वो होता है जहां पर मानवों की आवाजाही या मानवों के किसी भी प्रकार के प्रोग्राम यहां पर प्रतिबंधित है, यानी कि ये मुख्य रूप से जीव जंतुओं और पेड़ों के बचाव के लिए ही संरक्षित क्षेत्र है। इसके चारों तरफ एक और घेरा आपको दिख रहा है, दूसरा वाला घेरा, ये बफर क्षेत्र है। यहां पर मानव आ सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग मुख्य रूप से अनुसंधान और शिक्षा के लिए किया जाता है और इन क्षेत्र में कोर क्षेत्र से जानवर बाहर जाते हैं। और तीसरा जो बड़ा वाला गोला है वो है ट्रांजिशन क्षेत्र, जिसमें मानव बस्तियां, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो कई सालों से इन वनों के आसपास ही रहती है, वो इन क्षेत्रों में रह सकते हैं। तो यानी कि ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वन्य जीवों, वन्य प्राणियों, वन्य पेड़ पौधों के बचाव के साथ साथ शिक्षा और अनुसंधान के कार्यक्रम के लिए और आर्थिक विकास के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य कार्य क्या है? वन्य जीवों, वन्य पेड़ पौधों का संरक्षण करना, विकास के लिए काम करना और वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी और शिक्षा के लिए काम को आगे बढ़ाना, जो कि अपने बफर क्षेत्र में होता है। देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ स्पेसीज से जुड़ी अलग अलग परियोजनाएं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ स्पेसिफिक योजनाएं बनाई गई है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अपनी बुक में ये 3 प्रमुख योजनाएं दी गई है। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, ये टाइगर यानी कि बाघ को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि ये हाथियों को बचाने के लिए। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यानी कि ये अलग अलग प्रकार के मगरमच्छों को बचाने के लिए एक परियोजना है। एक एक करके कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। ये 1973 में शुरू की गई थी ये परियोजना और मुख्य रूप से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से इसे शुरू किया गया था। मतलब जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का पहला बाघ रिजर्व है। बाघों को बचाने के लिए बनाया गया एक संरक्षण क्षेत्र है। राजस्थान में भी एक इंपॉर्टेंट बाघ रिजर्व है जिसका नाम है रणथंभौर। इसके अलावा सरिस्का भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? बाघों की प्रजाति का संरक्षण करना और इसे विलुप्त होने से बचाना। तो बाघों का संरक्षण करना, ये खत्म ना हो जाए इसकी कोशिश करना और बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए कोशिश करना। दूसरी जो परियोजना है वो है प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना। इसे 1992 1992 के फरवरी में शुरू किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? हाथियों को बचाना। तो हाथियों की आबादी को उनके पर्यावासों में लंबे समय तक जीवित रखने को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्यों की सहायता करना। तो इस प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजनाओं में हाथियों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे, इसके लिए संबंधित राज्यों की हेल्प करना। जिस राज्य में हाथी पाए जाते हैं उन राज्यों की हेल्प करना।
तीसरा है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना है। मगरमच्छ बढ़ सके, उनकी आबादी बढ़ सके और उनको संरक्षण करने के लिए हम अच्छी तरीके से चीजों को मैनेज कर सके, इसके लिए ये परियोजना है। तो मगरमच्छों की 3 संकटापन्न प्रजातियां कौन कौन सी? अलवणीय मगरमच्छ, लवण जलीय मगरमच्छ और दुर्लभ घड़ियाल। इन तीनों संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए 1976 में शुरू किया गया था और एफएओ और यूएनडीपी की मदद से इस परियोजना को शुरू किया गया था। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन और यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनकी मदद से ये प्रोजेक्ट मगरमच्छ शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा पवित्र वन और पवित्र झीलें, ये भी ऐसे क्षेत्र है जो कि निज स्थानिक संरक्षण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों का जो प्राकृतिक आवास है, उन्हीं में उन्हें बचाया जाना। दूसरे प्रकार का संरक्षण क्षेत्र है पर स्थानिक संरक्षण क्षेत्र। मतलब जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर किसी और क्षेत्र में ले जाकर उनका संरक्षण करने के लिए कोशिश करना। जैसे कि चिड़ियाघर है, वनस्पति उद्यान है, जीन बैंक है। इसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन है, आणविक स्तर पर संरक्षण यानी कि डीएनए लेवल पर इनका संरक्षण करना। ये कैसे संरक्षण क्षेत्र है? पर स्थानिक संरक्षण क्षेत्र। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर, उनका खुद का स्थान नहीं है जीव जंतु पेड़ पौधों का, बल्कि उनके लिए ये पर स्थान है, दूसरों का स्थान है। देखते हैं कौन कौन से कानूनी उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कि मुख्य रूप से वन्य जीवों, पेड़ पौधों को बचाने के लिए किए गए हैं। तो एक प्रमुख उपाय है, एक प्रमुख कानून है जो कि 1972 में आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए कठोर जुर्माना और कठोर दंड का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से शिकार किया है, ऐसे जानवरों का शिकार किया है जिनका शिकार करना प्रतिबंधित है, ऐसे जानवर और इन जानवरों के प्रोडक्ट का यदि व्यापार किया है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले गया है, तो बहुत भारी जुर्माना और भारी दंड का भागी होगा। तो मुख्य रूप से ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में बनाया गया एक कानून है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। भारत ने वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न स्पीसीज के अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का, एक इंटरनेशनल लेवल का समझौता है जो कि वन्य पादप और वन्य जंतुओं की संकटापन्न स्पीसीज को बचाने के लिए है, जिसे हम शॉर्ट्स में साइट्स भी बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो वन्य पादप है, वन्य जंतु है, उनकी जो संकटापन्न स्पीसीज है, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार न हो सके, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर समझौता है। तो भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, यानी कि भारत इस समझौते पर, इस साइट्स नामक समझौते पर हस्ताक्षर करके क्या कहना चाहता है कि हां, हम वन्य पादप और वन्य जीवों की ऐसी स्पीसीज जिन पे संकट आया हुआ है, इनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होने देंगे, इनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। भारत ने जैविक विविधता समझौता, जिसे सीबीडी भी बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इस पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1992 में, 1992 में पर्यावरण को बचाने के लिए पहला कदम विश्व स्तर पर लाया गया, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के समझौते हुए थे, UNFCCC, UNCCD, UNCBD। तो ये जो CBD है, यानी कि जैविक विविधता वाला समझौता है, भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। हालांकि इस पृथ्वी सम्मेलन के सारे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जैव विविधता की यदि बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट समझौता है। तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत क्या जाहिर करता है कि हां, हम जैव विविधता को बचाने के लिए तत्पर है, हम इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है।
इस समझौते के तीन मुख्य उद्देश्य है। ये जो सीबीडी था, यानी कि जैव विविधता को बचाने वाला जो समझौता था, इसके तीन मुख्य उद्देश्य क्या? कि हम जैव विविधता को बचाएंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, जैव विविधता का सतत पोषणीय उपयोग करेंगे। जैव विविधता को बचाने के साथ साथ इसका हम उपयोग भी करेंगे, लेकिन लापरवाही से उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि सतत पोषणीय तरीके से उपयोग करेंगे। सतत पोषणीय तरीका मतलब कि हम वर्तमान के लिए भी इन चीजों का उपयोग करेंगे, लेकिन सोच समझकर, ताकि आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ध्यान रख सके और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। तो संरक्षण के साथ साथ इसमें उपयोग भी करना है। और तीसरा उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वस्थ एवं समान बंटवारा। तो अगर इन जैव विविधता की चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं और इसके उपयोग करने की वजह से मान लीजिए कि किसी कंपनी को, किसी संगठन को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, तो उस लाभ को समान रूप से हम बांटेंगे। किनको बांटेंगे? जो इस जैव विविधता वाले क्षेत्र में रहते हैं, मुख्य रूप से जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, इन जंगलों में रहकर इस जैव विविधता को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस यूएनसीबीडी जैव विविधता को बचाने वाले समझौते के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य है। जैव विविधता का संरक्षण करना, इनका सतत पोषणीय उपयोग करना और इनके उपयोग से जो लाभ हो रहे हैं उनको सोच समझकर समान बंटवारा करना। ये जो साइट्स और ये जो सीबीडी है, ये अंतरराष्ट्रीय पहल है। हमने देख लिया है साइट्स और सीबीडी दोनों ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के समझौते हैं। तो भारत सरकार ने भी 2002 में, भाई 1992 1992 में ये सीबीडी आया था और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके 10 साल बाद यानी कि 2002 में भारत ने जैव विविधता अधिनियम, एक कानून भी पास किया कि हाँ, हम जैव विविधता को बचाएंगे ही बचाएंगे। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की कुछ मुख्य बातें हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख रूप से तीन समितियों का गठन किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए भी बोला जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है। अलग अलग राज्यों के स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी कि स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एसबीबी बनाए गए हैं। और स्थानीय निकायों में भी कुछ जैव विविधता के संरक्षण के लिए बॉडीज बनाई गई है। स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन के लिए समितियां, मतलब बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी भी बनाई गई है। ये अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, नेशनल लेवल की हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, इनके अलग अलग कार्य भी इस कानून में बताए गए हैं। जैसे कि सभी विदेशी नागरिक और सभी विदेशी संगठनों को यदि जैविक संसाधन प्राप्त करना है या जैविक संसाधनों का उपयोग करना है, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करना है, तो उससे पहले ये जो एनपीए है, राष्ट्रीय स्तर के बायोडायवर्सिटी को बचाने वाली जो समिति है, उससे अनुमोदन लेना पड़ेगा, यानी कि उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी संगठन है, वो भारत के जैव विविधता का उपयोग करना चाहता है, उसका ज्ञान लेना चाहता है, उसके बारे में किसी भी चीज से जुड़ी कोई बात करना चाहता है, तो उसे इस एनबीए राष्ट्रीय स्तर की बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। भारतीय नागरिक और जो भारतीय संगठन है, उनको वाणिज्यिक उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले किसी भी जैव संसाधन के बारे में संबंधित एसबीपी को पहले से सूचना देनी होगी। तो जो भारत के नागरिक है और भारत के जो संगठन है, यदि वो दूसरे देशों से जैव विविधता से जुड़ी किसी चीज को आयात करना चाहते हैं व्यवसायिक स्तर पे, तो उनको संबंधित राज्य की जो एसबीबी है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, उससे परमिशन लेनी होगी। हालांकि जो वैध हकीम है या स्थानीय लोग है, स्थानीय समुदाय है, या देश के अंदर ही कोई चीजों का निजी उपयोग करना है, औषधीय कोई उद्देश्य है या रिसर्च करना है, और आपको यदि जैविक संसाधन चाहिए, तो उसके उपयोग के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होगा। यदि कोई रिसर्च करना चाहता है, अपना पर्सनल यूज करना चाहता है, कोई औषधि बनाना चाहता है अपने लेवल पे, निजी लेवल पे, तो वो आराम से जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से क्या समझा कि जैविक विविधता को बचाने के लिए किस किस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो संरक्षण क्षेत्र हो, निजी स्थानिक या परिस्थानिक संरक्षण क्षेत्र हो, या अलग अलग प्रकार के कानून हो, अलग अलग प्रकार की योजनाएं हो, या
विश्व स्तर का कोई समझौता हो, भारत जैव विविधता को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है, और साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो उस चैप्टर को एक साथ पूरा रिवाइज कर लेना है, ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।